नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते हम ये खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर इत्मीनान से बात होती है बाजार के दिग्गजों के साथ, निवेश जगत की दिग्गज आवाज़ों के साथ, और उसमें से सार निकल कर आता है आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपकी निवेश रणनीति के लिए। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं इकिगाई एसेट मैनेजर्स के पंकज टिब्रेवाल। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आज समय देने के लिए। बाजार की चाल को लेकर मार्गदर्शन देने का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस तरह से उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें दिखाई दे रही है। उसके अलावा पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहती हूँ, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी 1 to 10, ताज़ा माहौल बाजार का अगर मैं समझ सकूं तो आप क्या नंबर देंगे? तो कविता जी, नमस्कार। थैंक यू। अगर आप देखें तो इसे दो भागों में आप डिवाइड करिए। एक है ग्लोबल, एक है लोकल। अगर आप ग्लोबल की बात करें तो अनसर्टेनिटी काफी जोरों से है। दो तरीके हैं, एक तरह जियोपॉलिटिक्स है और एक तरफ यूएस में जो इकोनॉमी की स्थिति है, वहां पर टैरिफ को लेकर, अनसर्टेनिटी को लेकर। तो मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए। और कहीं ना कुछ होता जा रहा है। अभी आपने देखा ईरान और इसराइल की जो लड़ाई छिड़ी है, उसके कारण काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है तेल, कच्चे तेल के दामों को लेके। और अगर आप लोकल में देखो तो ये अनसर्टेनिटी बहुत कम है। एंड हमारे हिसाब से ये अनसर्टेनिटी लास्ट 6 महीने में काफी कम इसलिए हुई है क्योंकि तीन चीजें हुई हैं। एक, आरबीआई ने एक बहुत ही प्रो ग्रोथ अग्रेसिव स्टैंस लिया है जो हमने इतने सालों में नहीं देखा। और जनवरी में अगर आप देखो तो सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट था करीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा। उन्होंने 10 लाख करोड़ लिक्विडिटी पंप इन की। और आज सिचुएशन ये है कि लिक्विडिटी सरप्लस है करीबन 4 साढ़े 4 लाख करोड़ से। और उन्होंने जो सीआरआर रेट कट किया है सितंबर के अक्टूबर के आसपास, तो वहां से हमें 2 अढ़ाई लाख करोड़ और लिक्विडिटी मिलेगी। तो क्लियरली सेंट्रल बैंक ने प्रो ग्रोथ स्टांस दिखाया और ब्याज दरों को भी कम किया है करीबन 100 बेसिस पॉइंट से, 1% से। तो ये आने वाले समय में डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। सेकंड, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की केपेक्स एक्सपेंडिचर को लेके फरवरी तक सबके मन में चिंता थी। लेकिन मार्च में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने 2,80,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। और ये 2015 का पूरे साल का गवर्नमेंट का बजट होता था जो उन्होंने एक महीने में खर्चा किया। और जो उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च में खर्चा किया, वो 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा केपेक्स बजट होता था। तो क्लियरली हम काफी एक स्टेप फॉरवर्ड करके आए हैं। और क्लियरली गवर्नमेंट ने अपने सारे रिवाइज बजट जो बजट में दिए थे एस्टिमेट्स, उनको मीट किया है केपेक्स को लेते हुए। थर्ड, अगर हम देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ। अगर हम चौथी तिमाही की बात करें तो चौथी तिमाही पूरे चारों तिमाही में सबसे बेस्ट तिमाही था जहां हमने अर्निंग्स डाउनग्रेड कम देखा कॉर्पोरेट क्षेत्र की अर्निंग्स में। और एनएसई 500 की बात करें तो रिपोर्टेड बेसिस पर 14% अर्निंग्स ग्रोथ था। लेकिन उसमें से अगर मैं एडजस्ट करता हूं कई सारे वन ऑफ्स, तो करीबन 7.5-8% का अर्निंग्स ग्रोथ था जो लास्ट तीन तिमाही से काफी बेहतरीन था। और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में रिबाउंड होना चालू हुआ ये तीनों चारों चीज को लेके। फरवरी तक हम मार्केट में काफी कॉशियस थे, लेकिन मार्च के आसपास हमने अपना स्टांस बदला। और हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 12-18 महीने काफी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के होने वाले हैं। और इसमें कोई भी अच्छा फंड मैनेजर रहेगा तो वो अल्फा को जनरेट कर पाएगा। सो ये हमारा है कि डोमेस्टिक मार्केट को लेके हम थोड़े पॉजिटिव हैं और ग्लोबल मार्केट को लेके हम थोड़े कॉशियस और अनसर्टन हैं। एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे हमने बातचीत कर ली है, मुझे अर्निंग्स पर भी आपसे बात करनी है। और अर्निंग्स के साथ साथ पिछले वित्त वर्ष का अंत कैसा आपको लगता है, और साथ ही अब नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही से फिर आपको कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई उम्मीद है, या आपको लगता है कि उम्मीदें जस की तस रहेंगी? अगर अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो कविता जी, हम लोग एनएसई 500 के दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जहां 93 कंपनियां हैं, और नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियां जहां 407 कंपनियां हैं।
अगर हम दिसंबर तिमाही तक बात करें, जो 3 तिमाही 9 महीने होते हैं, उसमें हमने देखा कि बैंकिंग ने अर्निंग्स ग्रोथ को लीड किया, लेकिन जो नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसके कारण ऑयल एंड गैस, मेटल्स, सीमेंट, सब में भारी दबाव था प्रॉफिटेबिलिटी में, उसके कारण हमने देखा कि नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियां बहुत कम तेजी से अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर पाई और कई 2 तिमाही में डी ग्रोथ भी था। तो उसके कारण पूरी NSE 500 का जो यूनिवर्स है, पूरे साल में अगर हम देखें तो करीबन 5-6% अर्निंग्स ग्रोथ पर एंड किया। लेकिन आने वाली तिमाही में जो अभी स्टार्ट हो गई है वित्त वर्ष, हमें लगता है कि ये नंबर डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ पर आएगा और इसलिए हमें लग रहा है क्योंकि फर्स्ट हाफ, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जून और सितंबर तिमाही इलेक्शन, मॉनसून और काफी कारणों के कारण हमने देखा था कॉर्पोरेट सेक्टर काफी वीक था, परफॉर्मेंस काफी वीक थी अर्निंग्स की, और ये बेस काफी हमारे फेवर में रहेगा, तो हम डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस कॉस्ट ऑफ फंड्स इस साल लोअर होगा, लिक्विडिटी बेटर होगी, एंड हमें लगता है कि आने वाले कई सालों में ये वाला काम मतलब इस तिमाही में अर्निंग्स भी बेटर होगी और रेगुलेटर और ओवरऑल साइड से हमारा अच्छा रहना चाहिए। थोड़ा सा सेक्टर वाइज बातचीत करनी है मुझे। हाई ग्रोथ सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो आप आइडेंटिफाई कर रही हैं इस वक्त? मैं लगभग 12 से 18 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से पूछ रही हूँ। और हाई ग्रोथ सेक्टर्स में फिर वैल्यूएशंस कहाँ कहाँ कितने स्ट्रेच्ड हैं? तो कविता जी, सबसे दुविधा कोई भी फंड मैनेजर के लिए आज ये है कि जहां ग्रोथ है जी। वहां वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, ओके। जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां ग्रोथ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है आज कोई भी फंड मैनेजर के लिए। लेकिन अगर हम 12 से 18 महीने की अवधि लेते हैं तो हमें लगता है 3-4 सेक्टर जो हमें सरप्राइज कर सकता है। पहला है स्पेशलिटी केमिकल्स। वहां हम देख रहे हैं कि साइकिल टर्न हो रहा है, 3 साल की डीस्टॉकिंग के बाद रीस्टॉकिंग का साइकिल स्टार्ट हो रहा है ग्लोबली और लोकली। तो कई सारी कंपनियां जो स्पेशलिटी केमिकल्स में हैं, और प्लस चाइना प्लस वन के कारण भी कई जन को नए नए ऑर्डर्स, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, चाहे वो फार्मा साइड में हो या एग्रोकेमिकल साइड में। सेकंड, हमें लगता है कि कई सारी ऑटो एंसिलरी कंपनियां इंडिया में अपने आप को प्योर ऑटो से लेके नॉन ऑटो की तरफ भी मूव कर रही हैं, जिसका मतलब है कि उनका इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो काफी बड़ा बन रहा है। और कई सारी कंपनियों से हम जब बात करते हैं तो एरोस्पेस, डिफेंस, यहाँ पर काफी बड़ा उनको लग रहा है पोर्टफोलियो में तेजी है, और कई सारे ग्लोबल मेजर्स उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं। थर्ड, हमें लगता है फार्मा सेक्टर में जो डोमेस्टिक फार्मा और CDMO स्पेस है, वो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डेवलप करेगा। और ऑलरेडी हमने देखा लास्ट 12 महीने में कि फार्मा सेक्टर ने काफी अच्छा ग्रोथ दिया। प्लस आने वाले नेक्स्ट 12-18 महीने में भी फार्मा में डोमेस्टिक स्पेशली और CDMO, ये दोनों स्पेस में हमें काफी तेजी लग रही है। फिर हम फाइनेंशियल्स की तरफ आते हैं, तो ये साल बैंकिंग के लिए थोड़ा स्लो हो सकता है अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से, बट NBFC में ब्याज दर घटने के कारण ये काफी अच्छा साल रहेगा। और कैपिटल मार्केट में भी हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले साल में कैपिटल मार्केट्स में भी थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो हाई ग्रोथ एरिया है। प्लस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस काफी 3-4 साल से दबा हुआ है, बट हमें लग रहा है जैसे जैसे ब्याज दर नीचे आ रहे हैं, इंश्योरेंस में ये काफी बड़ा प्ले, और हमने अच्छा मूव भी देखा है सारे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों। तो ये हमारा एक पोर्टफोलियो रहेगा। और सेकेंड हाफ में हमें लगता है कि जिस तरह ब्याज दर कम हुए हैं और इंटरेस्ट रेट्स की कटौती हुई है, सॉरी, अपने टैक्स रेट की कटौती हुई है बजट में, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए काफी अच्छा साल रह रहा है। और हमें लग रहा है कि आने वाला साल ये बेस्ट दिवाली होगा इंडिया ने जो लास्ट 5-6 साल में देखा है। तो क्लियरली कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी पर हमारा काफी फोकस है, चाहे वो फास्ट फैशन रिटेल हो, चाहे वो फुटवेयर हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो। हमें लगता है कि कंज्यूमर आने वाले समय में स्पेंड करने वाला है, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर।